दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स रैपिड रिवीजन पॉइंट्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे साथियों, आपको यदि कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए 8360069703 पे। मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि ऐसे ही वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको अपडेट डेली चाहिए तो हमारे को रिग्रेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ऐसे वीडियो आपको बार बार प्रोवाइड करवाएंगे। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। A client electrocardiogram showing ST elevation in lead V2, V3, V4 suggests an anterior wall myocardial infarction। यदि कोई क्लाइंट है जिसकी ईसीजी में क्या शो कर रहा है, ST एलिवेशन प्रेजेंट है, किस लीड में, V2, V3 और V4 लीड में, तो उसको क्या सजेस्ट, तो ये क्या शो करेगा, एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये ST एलिवेशन हमेशा MI के अंदर प्रेजेंट रहता है, याद रख लेना। ST एलिवेशन हमेशा MI के अंदर प्रेजेंट रहता है। ST एलिवेशन यदि ECG में शो है तो वो MI रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि V2, V3 और V4 में है तो वो एंटीरियर वॉल MI रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड फॉर द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट के एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई कहां से होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट की एंटीरियर वॉल का प्राइमरी सोर्स है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, कोरोनरीज आर्टरी जो ब्रांच होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हार्ट की लेटरल वॉल को सप्लाई करती है, लेटरल वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाई द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन सी आर्टरी करती है, इंटरनल मेमोरी। मेमोरी मतलब मेमल्स, मेमल्स को की टर्मिनोलॉजी का मतलब ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज में रिसीव ए मिनट पोर्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के दौरान कुछ ब्लड कोरोनरी आर्टरी को भी रिसीव होता है। मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाइड ड्यूरिंग डायस्टोल। सबसे ज्यादा कोरोनरी आर्टरी को ब्लड डायस्टोल के दौरान हार्ट से प्राप्त होता है। ब्रीथिंग पैटर्न आर इररिलेवेंट टू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो से ब्रीथिंग पैटर्न का कोई रिलेशन नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ऑल डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल डेथ का 30% कोरोनरी आर्टरी डिजीज से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक फॉर्मेशन है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो आर्टरीज है उनकी लेयर पे लिपिड का या फैट का जमा होना। जो मोस्ट कॉमन कारण क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। यदि एग्जाम में पूछता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक फॉर्मेशन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द कॉमनली ए रिजल्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मायोकार्डियल इंफार्क्शन कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉमनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होता है। क्या कारण क्या है कि जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, लिपिड फॉर्मेशन, तो आर्टरी के अंदर जो मायोकार्डियम लेयर है हार्ट की, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। देन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा, उसका या इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, दे डेवलप द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इन एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डन ब्लड वेसल्स कैन नॉट डायलेट प्रॉपर्ली। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उसमें लिपिड जमा हो जाता है। देयर आफ्टर दे कंस्ट्रक्ट ब्लड फ्लो एंड ब्लॉक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके कारण उसमें ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन कैन नॉट रीच इन द हार्ट मसल्स रिजल्टिंग इन एंजाइना। जो उसके कारण हार्ट मसल्स, जैसे हार्ट मसल्स की जो मायोकार्डियम लेयर होती है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसके कारण उसमें एंजाइना या पेन होता है।
Diabetes mellitus is the risk factor of coronary artery disease that can be controlled with diet, exercise and medication. Diabetes mellitus coronary artery disease का रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम डाइट DEM डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे याद रखना है? D4 डाइट, E4 एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। डायबिटीज का कंट्रोल क्या है? किसे? DM दम होगा तो डायबिटीज नहीं होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, दम होगा तो डायबिटीज नहीं होगा। DEM दम, ताकत, DEM, D for diet, E for exercise, M for medication. Cholesterol level above 240 mg per dl are considered excessive and are a risk factor for developing coronary artery disease. कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि 240 mg पर dl से ज्यादा है, एक्सेसिव है, तो उसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकती है या वो कोरोनरी आर्टरी के रिस्क फैक्टर के रूप में है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बिलो 240 mg per dl are considered below the nationally accepted level and carry a lesser risk of coronary artery disease. यदि 240 mg per dl से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। तो लिपिड पैनल टेस्ट द अमाउंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। लिपिड पैनल टेस्ट के अंदर लिपिड प्रोफाइल भी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, STL जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्यूट एंजाइना। एक्यूट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी and percutaneous translimited coronary angioplasty are invasive surgical treatment for coronary artery disease. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसे हम CABG के नाम से जानते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जिसको PTCA के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। Electrocardiogram ECG showing ST elevation in lead 2, 3rd and AVF suggest occlusion of right coronary artery। यदि ECG के अंदर ST elevation देखने को मिल रहा है किसमें, कौन कौन सी लीड में? 2nd, 3rd और AVF में, तो कि वो राइट कोरोनरी आर्टरी के एक्लूजन को सजेस्ट कर रहा है। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द राइट वेंट्रिकल और द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल और इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। एक्लूजन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी कुड प्रोड्यूस एन इंफेक्शन इन दैट। यदि कोरोनरी आर्टरी में एक्लूजन हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी में, तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर और इंफीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट में इंफेक्शन की कंडीशन या मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा, इस्चीमिक या डिस्ट्रक्शन ऑफ मायोकार्डियम होगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन इज चेस्ट पेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायोकार्डियल इंफेक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन पॉइंट क्या है? चेस्ट पेन, रिजल्टिंग फ्रॉम डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट। हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण होता है। द करेक्ट लैंडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स इज द लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकल लाइन। एपिकल पल्स कौन से लेवल पे मेजर की जाती है, उसका करेक्ट लैंडमार्क क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकल लाइन। मिड क्लेविकल लाइन की जो बाएं साइड में 5वां इंटरकोस्टल स्पेस होता है। Apex of heart is the point of maximal impulse where heart sound are heard loudest. अपेक्स हार्ट का वो पॉइंट होता है जहां पे इंपल्स और हार्ट साउंड सबसे ज्यादा तेज सुनाई देती है। रेस्क्यू ऑफ अडल्ट विक्टिम शुड बिगिन कंप्रेशन रादर देन ऑब्टेनिंग द एयरवे एंड डिलीवरिंग ब्रीदिंग। यदि किसी भी कोलैप्स कंडीशन में कि ये CPR देना है, तो उस कंडीशन में विक्टिम पे सबसे पहले कंप्रेशन शुरू करना है एयरवे और डिलीवरिंग ब्रीथिंग की तुलना में। या फिर हम कह सकते हैं CPR का प्रॉपर सीक्वेंस है कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। द सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज कैप। पहले ये होता था ABC होता था, अब इसको चेंज करके कैप के
लेटेस्ट कैप से जाना जाता है। कैप C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग रादर देन ABC, A फॉर एयरवे ब्रीथिंग एंड कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑन एन एडल्ट शुड बी एट लीस्ट 2 इंचेस। चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर। कितनी, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक मिनिमम होनी चाहिए। All rescuers trained or not should deliver high quality chest compression by pushing hard to a depth of at least 2 inches। जो ट्रेंड या अनट्रेंड रेस्क्यूअर्स हैं, रेस्क्यूअर हम उसे बोलते हैं जो सीपीआर देने का काम करते हैं, वो उनको जो चेस्ट कंप्रेशन है उसकी डेप्थ एटलीस्ट 2 इंच या 5 सेमी होनी चाहिए। एट ए रेट ऑफ, उसकी रेट कितनी होनी चाहिए, 100 कंप्रेशन पर मिनट, allowing full chest recoil after each compression and minimizing interruption of in chest compression। मतलब उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए सीपीआर के दौरान चेस्ट कंप्रेशन की, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। रेट कितनी होनी चाहिए, 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट। ट्रेन्ड रेस्क्यूअर्स शुड आल्सो प्रोवाइड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन विद ए कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ऑफ 30:2। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो सीपीआर के दौरान कितना होना चाहिए, 30/2, 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। कंप्रेशन कितना, 30 और 2 का अनुपात नॉर्मल होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हार्ट की बाहर सबसे आउटर वाली लेयर को एपिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। एपिकार्डियम इज द मेड अप ऑफ द स्क्विमस एपिथेलियम सेल्स और लाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एपिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर स्क्विमस एपिथेलियम सेल से बनता है। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म मोस्ट ऑफ हार्ट वॉल। मायोकार्डियम हार्ट का मिडिल लेयर होता है जो कि हार्ट वॉल का सबसे ज्यादा भाग बनाता है। मायोकार्डियम हैज striated muscle fiber that cause the heart to constrict। मायोकार्डियम के अंदर स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर प्रेजेंट रहते हैं जो कि हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। हार्ट इनर लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोकार्डियम। हार्ट की अंदर वाली सबसे लास्ट वाली लेयर को एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। एंडोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स। एंडोकार्डियम लेयर के अंदर एंडोथेलियल टिश्यू, ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स के बंडल प्रेजेंट रहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम हैज 2 लेयर, द पेराइटल एंड विसरल लेयर। सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है, एक तो पेराइटल लेयर और दूसरे वाले को विसरल लेयर बोलते हैं। पेरिकार्डियम सराउंड द हार्ट एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। पेरिकार्डियम लेयर हार्ट को सराउंड करती है, घेरने का काम या हार्ट को कवरिंग करने का काम करती है, और उसकी जो हार्ट की वेसल्स हैं उनके रूट्स को। पेरिकार्डियम हैज 2 लेयर, द फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है, फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। पल्मोनिक साउंड्स कैन बी अस्कल्टेड एट द लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकल लाइन। पल्मोनिक साउंड हम लेफ्ट साइड के सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर एस्कल्टेट या सुन सकते हैं। एबनॉर्मलिटी ऑफ द पल्मोनिक साउंड आर एस्कल्टेड एट द लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। पल्मोनिक वाल्व की एबनॉर्मलिटीज को हम लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर के लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के साथ एस्कल्टेट कर सकते हैं। Aortic valve abnormalities are heard at the second intercostal space to the right of the sternum। Aortic valve के abnormalities का escalation second intercostal space sternum के right side में होता है। Pulmonic valve left side में second intercostal space, aortic valve right side में second intercostal space। Mitral valve abnormalities are heard in the fifth intercostal space in the mid clavicle line। Mitral valve के abnormalities का escalation mid clavicle line के fifth intercostal space होता है। Troponin I
troponin I level are risely and are detectable with 1 hour of the myocardial injury। जितने भी मायोकार्डियल इंजरीज होती हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में सबसे जल्दी और सबसे लास्ट तक ट्रोपोनिन लेवल का लेवल इंक्रीज रहता है। हम उसको 1 घंटे के दौरान चेक कर सकते हैं। तो सबसे अर्ली डिटेक्शन ट्रोपोनिन आई, मतलब टोपी सबसे पहले पहनाते हैं। लैक्टेट dehydrogenase isoenzyme may be useful in diagnosing cardiac injury। LDH lactate dehydrogenase isoenzyme कार्डिक इंजरीज को डायग्नोसिस करने के लिए यूजफुल है। बिकॉज क्रेटिनिन काइनेज लेवल में राइज विथ स्केलेटल मसल्स इंजरी, इंक्रीज क्रेटिनिन काइनेज लेवल में हेल्प डिटेक्ट कार्डियक इंजरीज। क्रेटिनिन काइनेज का लेवल स्केलेटल मसल्स इंजरी में बढ़ता है। कार्डियक इंजरीज को डिटेक्शन के लिए क्रेटिनिन काइनेज का बढ़ा हुआ लेवल हेल्पफुल होता है। Measuring for an increase in troponin I level is the best indicator for determining myocardial injury। troponin I का बढ़ा हुआ लेवल मायोकार्डियल इंजरी के डिटर्मिनेशन या उसके डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रोपोनिन आई, सबसे पहले हम टोपी पहनाने का काम करते हैं। एनोरिज्म इज एन आउट पंचिंग ऑफ वेसल्स। वेसल्स के बाहर निकले हुए पोर्शन को एनोरिज्म के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक आर्टरी है या वेन है या वेसल्स है, तो इसका जो बाहर निकला हुआ पार्ट है डायलेशन के दौरान, इसको हम एनोरिज्म से जानते हैं। सिस्टेमेटिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन फोर्थ हार्ट साउंड। सिस्टेमेटिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हार्ट साउंड सुनाई देती है उसे हम फोर्थ हार्ट साउंड या S4 के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में हमें सुनने को नहीं मिलती। एओर्टिक वाल्व माल फंक्शन इज हेard एज ए मर्मर। यदि एओर्टिक वाल्व में यदि माल फंक्शन है या कुछ डिसऑर्डर है तो उसके दौरान जो साउंड सुनाई देती है उसको मर्मर साउंड के नाम से जानते हैं। मर्मर साउंड इज हमें एओर्टिक वाल्व माल फंक्शन के दौरान सुनाई देती है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, या कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा भाग लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में रिजल्ट इज डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। यदि एंटीरियर वॉल के अंदर MI हुआ है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसके फंक्शन में कमी आती है या उसका काम करना या कम हो जाता है। When the left ventricle does not function properly, resulting in left-sided heart failure, fluid accumulate in the interstitial or alveolar space in the lungs and causes crackles। यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण, तो जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इंटरस्टिशियल और एल्वुलर स्पेस में होता है जिस लंग्स के अंदर, जिसके कारण क्रैकल साउंड आती है। एक कंसेप्ट याद रखना है, लेफ्ट साइड की जब भी हार्ट फेलियर की बात होती है तो हमें लंग्स से रिलेटेड, लेफ्ट हार्ट फेलियर इज रिलेटेड टू लंग्स, तो उसमें क्रैकर साउंड सुना है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में बात करेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू या इन्फ्लामेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर एंकल्स। पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड वाल्व माल फंक्शन काज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड वाल्व में यदि माल फंक्शन है या उसमें डिसऑर्डर प्रेजेंट है या चेंजेस प्रेजेंट है तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए जिम्मेदार होता है। बिकॉज द कार्डियम इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एडिशनल ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेशन टू असिस्ट इन ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। यदि मायोकार्डियल इंफार्क्शन या MI के दौरान ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उसके लिए आगे डैमेज को रोकने के लिए हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे मजेदार क्वेश्चन रिवीजन पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके YouTube पे सबसे पहले मिल सके।